ये आपसे पूछता है कि स्पर्म क्या है, स्पर्म क्या है। तो पिछले क्लास में ही हमने आप लोगों को बताया था कि अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि सीमेन को वीर कहा जाता है। सीमेन को क्या बोलते हैं? वीर। अब वीर में जो है 90% सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, सेमिनल प्लाज्मा होता है। तो 90% सेमिनल प्लाज्मा होते हैं प्लस 10% स्पर्म होता है। 10% क्या होता है? स्पर्म होता है, यानी कि इसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। अब यही वीर के बारे में हम लोग पिछले क्लास पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो ये 10% शुक्राणु की जो उपस्थिति होती है ना, इसके बारे में पढ़ना है। ये 10% शुक्राणु में क्या क्या होते हैं, शुक्राणु क्या क्या चीज से बनता है, क्या चीज से नहीं बनता है। तो देखिए, मुख्य रूप से कहा जाता है कि वीर जो है एक द्रवशील या द्रवनशील कह सकते हैं कि एक द्रवनशील पदार्थ होता है, यानी कि द्रव युक्त पदार्थ होते हैं। लेकिन इसमें कहा जाता है कि वीर में जो 10% स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ये कोशिका के रूप में होता है। ये क्या चीज के रूप में होता है? कोशिका के रूप में, यानी कोशिका के कॉम्बिनेशन से शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु जो बना है वो बहुत सारे कोशिका से, डीएनए से, बहुत सारे चीजों से मिलकर के, एटीपी से मिलकर के ये बने होते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां पे बात करता है बाबू कि शुक्राणु जो होता है पुरुष जनन कोशिका, शुक्राणु पुरुष जनन कोशिका है जो निषेचन के समय अंडाणु से मिलकर युग्मज जाइगोट बनाते हैं। ये शुक्राणु जो होता है ये पुरुष जनन कोशिका है, एक प्रकार का क्या होता है? ये कोशिका होता है। और ये जब किसी महिला के अंडाणु में ये मिलता है, महिला के अंडाणु में मिलता है, तो मिलने के बाद ये क्या चीज का निर्माण करता है? युग्मनज का, जिसको हम इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब यहीं से क्या होता है कि ये भ्रूण का निर्माण में धीरे धीरे बनना ये शुरू हो जाता है, भ्रूण का निर्माण करना शुरू हो जाता है। यानी निषेचन होता है, निषेचन के बाद ब्लास्टोलेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, और गर्भाशय में जाकर के धीरे धीरे शिशु का निर्माण करने लगता है। अब देखिए यहां पे बोलता है कि शुक्राणु का निर्माण, तो शुक्राणु का निर्माण में यहां पे बातों को बताया है कि जो शुक्राणु का निर्माण की यहां पे बात कर रहा है, तो शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस ब्रीसन में होता है, वीर के साथ में। इस प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है कि शुक्र जनन किसे कहते हैं। तो शुक्र जनन किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। और शुक्राणु कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर में, वीर के साथ, वीर के साथ। तो शुक्राणु का बनना वीर के अंदर में, टेस्टिस के अंदर में वीर के साथ होता है। तो आपसे कोई पूछे कि शुक्राणु जो है ये कहां बनते हैं, तो वीर में बनता है, और किस जगह पे? टेस्टिस में। और इसी कारण से कहा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों में बनना शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना जो शुरू होता है, तो उस समय जो मतलब कि बालक होते हैं वो कहा जाता है कि 12-13 साल या 14 साल की उम्र में उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। समझ गए? मान लीजिए 13-14 साल में बनना शुरू हो जाता है। अब उसी समय उसके शरीर में जैसे ही वो कोई लड़का 13 से 14 साल के उम्र में होता है, तो उसके शरीर में शुक्राणु जनन की क्रिया होने लगती है, यानी शुक्राणु बनने लगते हैं। अब शुक्राणु जब बनने लगेगा तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनेगा, शुक्राणु भी बनेगा, वीर भी बनेगा, टेस्टिस उसका अच्छा से काम करना शुरू कर देता है। समझ गए? उसको अलग अलग टाइप के हार्मोन शरीर में निकलने लगते हैं, जिससे उसको अलग अलग प्रकार के हार्मोन के कारण बहुत सारे कुछ शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं। मानसिक रूप से वो बदलाव देखने को मिलेगा। समझ गए? 12 साल 10 साल का लड़का कोई रहता है, उस छोटा बच्चा, उसको हम लोग गोदी में खिला लिए, कुदा लिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही 12-14 साल के बच्चा को अगर कोई लड़की गोदी में लेके खिलाए तो वो सेंस में गलत लड़का कुछ ले लेगा। समझ गए? तो जैसे ही एज कोई लड़का मान लीजिए 12-14 साल है, तो उसको ये सब से दूर रखना चाहिए, ठीक ना, बॉडी टच वगैरह से दूर रखना चाहिए।
अब देखिए तो शुक्राणु, यह प्रक्रिया जो होता है शुक्राणु का निर्माण, यह किशोरा अवस्था के बाद बनता है। कि कब बनता है? किशोरा अवस्था के बाद, यानी किशोरा अवस्था से शुरू होकर के जीवन भर चलती है। यानी कि जब विद्यार्थी कोई किशोरा अवस्था में होता है, किशोरा अवस्था में पहुंचता है, 12-14 साल की उम्र में पहुंचता है, उस समय से जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसके शरीर में वीर बनते रहते हैं, शुक्राणु बनते रहते हैं, ठीक ना। यानी कि मरने के पहले तक ये आपका बनते रहता है। फिर यहां पे कहता है बाबू शुक्राणु का संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में यहां पे बातों को बताया है कि शुक्राणु एक सूक्ष्म धागे नुमा और गतिशील कोशिका है। इसकी लंबाई 60 माइक्रोमीटर होती है। तो कोई आपसे पूछे कि शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है, तो शुक्राणु की लंबाई 60 माइक्रोमीटर होता है, 60 माइक्रोमीटर होते हैं। शुक्राणु है जो गतिशीलता इसके पास होता है, धागेनुमा होता है, एक लगता है कि ये धागा जैसा ये काम कर रहा है, और बहुत ही ये सूक्ष्म प्राणी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक ना। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है, ठीक ना। ये नंगे आंखों से आपको वीर में नहीं दिखाई देगा, समझ गए, वीर में आपको नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। क्या चीज का सहारा लेते हैं? माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कुछ आपका जो शुक्राणु होंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, ठीक ना। अब ये जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु में यहां पे जो आपका पार्ट है इसको हम हेड बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक के, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। ये वाला को मिडिल पार्ट बोला जाता है, मिडिल पार्ट बोला जाता है। ऊपर वाला को हेड बोलते हैं, और पीछे जो इधर आपको भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं। और सबका अलग अलग काम होता है। हेड का अलग काम है, टेल का अलग काम है, और पूंछ का क्या चीज? अलग काम है। इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पहले थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, यानी मुख्य रूप से कहा जाता है कि आपका जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का ये 3 भाग होता है। पहला भाग का नाम है शीर्ष भाग। तो शीर्ष भाग के अंतर्गत क्या क्या उपस्थित होते हैं इसके बारे में समझिए। शीर्ष भाग में नाभिक की उपस्थिति होती है, न्यूक्लियस की उपस्थिति होता है, इसमें गुणसूत्र की उपस्थिति होते हैं, आगे की ओर एक्रोसोम होता है जिसमें एंजाइम की उपस्थिति होती है, और एंजाइम शब्द जहां पे आ गया वहां पर आपको समझना होगा क्या चीज? प्रोटीन। क्योंकि एंजाइम जो है एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। तो अब बताइए, एक्रोसोम जो होता है उसमें क्या चीज की उपस्थिति होती है? प्रोटीन या एंजाइम की। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है कि एक्रोसोम में कौन सी पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो एक्रोसोम में एंजाइम की उपस्थिति होती है, यानी कि प्रोटीन की उपस्थिति होती है। हाँ, यही अंडाणु जो जाता है, अंडाणु के साथ जब ये जाता है तो अंडाणु के झिल्ली को भेदते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो अंडाणु होता है, तो अंडाणु के जो आगे वाला अंडाणु जो है ना, इस शुक्राणु का जो आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग है, यही है जो क्या करता है? उसको भेदता है, माने इसके अंदर प्रवाहित होता है। जैसे ही इसके अंदर चला जाता है तो ये फिर टूट करके शुरू हो जाते हैं, फिर नया नया चीज इसमें बनना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो बताइए, अंडाणु को भेदने की क्षमता किसमें होता है? एक्रोसोम में होते हैं। अब कहा जाता है कि जो शुक्राणु का शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग में क्या चीज की उपस्थिति होती है? गुणसूत्र की उपस्थिति होती है, ठीक ना, गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। अब यहां पर देखते हैं आगे। अब कहेगा आपसे कि स्पर्म में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो स्पर्म में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। समझ गए? 23। अब देखिए, अब यहां पर बताया जाता है आपको, ये मिडिल पार्ट है यानी मध्य भाग। शुक्राणु का जो मध्य भाग होते हैं, बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी ऊर्जा प्रदान करना। क्या चीज प्रदान करना? ऊर्जा प्रदान करना। तो ऊर्जा प्रदान करता है किसको? शुक्राणु को, समझ गए। उसको पोषण देने का काम कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं।
अब ये जो है ऊर्जा का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, उसको एकदम मतलब मजबूत बनाता है। रेल जब वो अंडाणु के साथ मिलता है तो उसको अंदर करने में ये मदद करता है। और उसको मोबिलिटी की अगर बात करें, उसको ढकेलने का काम करता है। देखिएगा माइक्रोस्कोप से स्पर्म बीर को, तो बीर में स्पर्म जो है धीरे धीरे इसी से मूव करते रहेगा, घूमते रहता है। तो घुमाता उसको कौन है, पूछ घुमाता है। घूमने की क्षमता प्रदान कौन करता है, पूछ घूमने पर मजबूर कर देता है। यही चीज आपका सी नंबर में बताता है कि जो सी पूछ होते हैं ये लंबा और पतला भाग होता है और गति करने में सहायक करता है, यानी कि गति करने में उसको क्या करेगा, ये मदद करता है। समझ गए। तो वीर को चलने में, वीर को मूवमेंट कराने में कौन मदद करता है, तो वीर को मूवमेंट कराने में मदद करता है आपका ये पूछ, ठीक ना। और पूछ क्या होते हैं, लंबा और पतला होता है, लंबा और पतला भाग होते हैं और ये गति करने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शुक्राणु के कार्य क्या हैं। शुक्राणु के अगर हम कार्य की बात करते हैं तो देखिए इसका फंक्शन ऑफ स्पर्म, फंक्शंस ऑफ स्पर्म। पहला चीज है कि इसका काम क्या है शुक्राणु का, अंडाणु तक पहुंचना, अंडाणु तक पहुंचना। अंडाणु जो महिला के शरीर में बनता है फलोपियन ट्यूब में उपस्थित होते हैं, तो उस फलोपियन ट्यूब में जहां पर अंडाणु उपस्थित होता है उस जगह पर अंडाणु के पास जाने का काम कौन करता है, शुक्राणु। अब देखिए यही अंडाणु तक पहुंचने में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 200 से 300 मिलियन हमारा शुक्राणु अगर निकला, तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु अगर निकला, तो इसमें बहुत सारे ऐसे शुक्राणु होते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो मर जाते हैं। जैसा ही बॉडी के अंदर में, महिला के बॉडी के अंदर में गया तो मर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला का जो वेजाइना होता है वो कुछ गर्म होते हैं, समझ गए, हीट होता है ज्यादा। अब हीट होने के कारण जैसे ही कुछ शुक्राणु गया महिला के वेजाइना में, तुरंत गया, जैसे ही तुरंत गर्मी से क्या हो गया, मर गया, शुक्राणु क्या हो गया, मर गए। अब मरने के बाद फिर तुरंत क्या हुआ, कुछ शुक्राणु इधर पट्टी चल गया, कुछ शुक्राणु इधर पट्टी चल गया। अब फिर कहा जाता है कि कुछ वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। लास्ट में एक आध दूगो शुक्राणु वहां पर पहुंचता है जो तेज रेस में दौड़ते रहता है और जा करके वो अंडाणु से क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के बाद निषेचन की क्रिया हो जाती है और धीरे धीरे बच्चा ठहरना शुरू हो जाता है। बस एगो अंडाणु में एगो शुक्राणु इंटर करेगा, एगो बच्चा जन्म लेगा। मान लिया जाए कि देखे होंगे कि कभी कभी एक अंडाणु में 2 शुक्राणु अगर इंटर कर गया तो जुड़वा बच्चा जन्म लेता है, समझ गए। या कभी कभी 2 अंडाणु महिला के बना है और दोनों में एक शुक्राणु चल गया, तब इसको हम कहते हैं कि 2 बच्चा जन्म लेगा, जुड़वा बच्चा जन्म होता है, समझ गए। तो आगे बताएंगे क्लोन के बारे में, यूबुनज के अथी के बारे में कि जुड़वा बच्चा क्या होते हैं, एकदम लास्ट में ही पढ़ना है, ठीक ना, पूरा पढ़ाने के बाद पढ़ाना होता है। तो बताइए निषेचन की क्रिया करने में कौन मदद करता है बाबू, तो निषेचन की क्रिया करने में भी मदद कौन करता है, शुक्राणु। पिता के गुणसूत्र संतान तक पहुंचाता कौन है, तो पिता के गुणसूत्र है जो संतान तक पहुंचाता है आपका शुक्राणु, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यहां पे आते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य इसका है कि अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो एक बार जो सखलन यदि व्यक्ति का वीर होता है तो उसमें कितना शुक्राणु गिरते हैं, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु गिरते हैं, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। केवल एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है, यानी एक शुक्राणु एक अंडाणु के साथ है एक शुक्राणु निषेचित होगा। अब बताइए एक्स और वाई गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करते हैं। एक्स और वाई है जो क्या चीज, शिशु का लिंग निर्धारण करता है। जैसे देखिए मान लिया जाए कोई मेल है, यहां पे कोई फीमेल है। अब फीमेल का गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, मेल के पास होता है एक्स वाई। अगर ये दोनों आपस में संबंध बनाए, महिला के अंडाणु में क्या चीज उपस्थित है, एक्स एक्स। ये जैसे ही वाई गुणसूत्र वाला इसमें रिएक्ट कर लिया होगा तो एक्स वाई। अब एक्स वाई से कौची का निर्माण होता है, लड़का का निर्माण होता है। और इसका एक्स एक्स है और ये वाला एक्स गुणसूत्र इसमें चला गया होगा तो ये लड़की का निर्माण कर देगा एक्स एक्स से। तो एक्स एक्स से क्या चीज का निर्माण होता है, लड़की का, बच्ची का। और एक्स वाई गुणसूत्र से क्या चीज का निर्माण होता है, लड़का का। तो कोई भी आपसे पूछेगा बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर शुक्राणु का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा।
इस शुक्राणु के स्ट्रक्चर में यहां पे देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको हम शीर्ष भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? शीर्ष भाग। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। इसको क्या बोला जाता है? शुक्राणु का मध्य भाग। और यहां से जो आपको इधर नीचे की ओर ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पुच्छ। इसको क्या बोला जाता है? पुच्छ। इसको बोलते हैं पुच्छ, टेल। इसको टेल बोलते हैं, पुच्छ बोलते हैं। अब ये तीनों काम, ये जो तीनों है वो तीनों काम करता है। देखिए आगे में जो यहां पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, इसको हम लोग केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ। यानी कि यहां पर गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। यहां पर क्या चीज की उपस्थिति होती है? गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। ये होते हैं अग्रपिंडक, ये होते हैं जीवद्रव काला। ये वाला जो पदार्थ आगे में दिखा हुआ, यही वाला है जो अंडाणु के साथ, मान लीजिए इसे अंडाणु है, तो अंडाणु को भेदने का काम किसका है? ये आगे वाला का। समझ गए इसको? ये वाला जो है ना, ये पूरा एकदम कस के जाता है ऊपर। समझ गए? तो ये आगे वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तीन भाग में ऊपर में जो उपस्थित होता है उसको जीव द्रव कला प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, इसको हम अग्रपिंडक कहते हैं। और यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब, इसको हम केंद्रक युक्त कहते हैं। और जो बीचवा में ऐसे करके नहीं बना हुआ है ऐसे एक एंगल टाइप के, तो इसको हम लोग गिरवा बोलते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा। और ये जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में कहा जाता है कि ये सभी माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये सब क्या होता है? जो बीच बीच में है, ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब, इसको हम क्या बोलते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो इस शुक्राणु को क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। समझ गए कि भाई तुम चलो आगे। तैरने के लिए कौन मजबूर करता है? ये ऊर्जा देता है। अब तैरने में सहायक कौन करता है? तो तैरने में सहायक करता है पूंछ। तो तैरने के लिए ऊर्जा देता है, यानी घूमने के लिए ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन काम देता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और पूंछ है जो उसको सहायता करता है रेलने में आगे। ठीक है, किसको? रेल आगे, आगे रेलो। समझ गया? तो जैसे देखिएगा, कभी ऐसा मौका मिले तो देखिएगा, जो स्पर्म होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे मूव सांपा लेखा चलते रहता है। समझ गए? तो सांप लेखा चलते रहता है, इसका मतलब है कि पूंछ के मदद से वो गति करता है। पूंछ के मदद से क्या करता है? गति करता है। अब देखिए, जब बच्चा का निर्माण होता है तो ये जो मुहमा है ना, हेड, शीर्ष आपको जो दिखाई दे रहा है, इस शीर्ष के कारण, इसी प्रकार के शीर्ष के कारण मुंह का जो आंख होता है, मुंह का जो आंख होता है कोई बच्चा में, आंख हो गया, नाक हो गया, होठ हो गए। समझ गए? नाक, होठ, नाक, ये सब आगे वाला जितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, आंख, नाक, होठ, ये सब चीज, ये सब बनाने का काम किसका होता है? शीर्ष से। ये वाला भाग है जो आंख, नाक, होठ ये सब बनाता है। समझ गए? और ये वाला जो आपके पास है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में जिस प्रकार से ऊर्जा संचित रहते हैं, उसी प्रकार से वो बच्चा जन्म लेगा। अगर जिसका माइट्रोकॉन्ड्रिया में किसी इंसान का एकदम ऊर्जा पूरा भरल पुरल है, तो देखना होगा बच्चा एकदम गुलफुल पैदा लेगा। समझ गया? पूरा एकदम मजबूत तगड़ा ना, एकदम देखने में सुंदर लगता है। ओ माय गॉड, ने कहां से लॉन्च हुआ है ऐसा चीज। समझ गए? और ढेर के मान लीजिए कि जिसका पोषण की कमी रहेगा शुक्राणु में, जिसके शुक्राणु में ऊर्जा की कमी रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, वो बाल बच्चा एकदम लीकी लीकी पैदा लेगा। समझ गए? ऐसे इस प्रकार से एकदम हड्डी गुड्डी एकदम ऐसे शुक्ला, फिर आयरन, कैल्शियम, ये सब उस सब दिया जाता है उसको, फिर ठीक रहता है। ठीक ना? तो इस प्रकार से कहा जाता है कि लड़का का जो नाक है, होठ है, कान है, ये सब जो तैयार होते हैं वो किसके बदौलत? ये हेड के बदौलत, सिर के बदौलत। और आगे चल के आदमी ऐसा ही बनता भी है। जैसे देखिए, ये हम लोग का हेड हो गया। देखिए एकदम शुक्राणु की तरह सब आदमी का स्ट्रक्चर है। आगे हेड हो गए, ये बीच में लेदा उदा जो हो गया वो कौन सी हो गया? ये हम लोग का एनर्जी कौन देता है? लेदबे ना देता है जी। इतने दूर से ना खाएंगे तो खैला के बाद एनर्जी स्टोर कहां होता है? लेदा में। तो लेदा इज नोन एज मिडिल पार्ट ऑफ शुक्राणु। समझ गए? इसी प्रकार से यहां पड़ी है। और हम लोग को चलने में कौन मदद करता है? पूंछ। तो पूंछ है जो पैर है। समझ गए? तो ये हम लोग को चलने में कौन सी करा? मदद करा भैया इन्हें चलिए, भैया लेकिन को मारिए। तो इस प्रकार से ये जो पूंछ है, ये हम लोग का पैर बन जाता है। समझ गए? और लेदा उदा जो हम लोग का बनता है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया मध्यभाग हो जाते हैं। और यहां से देखिए गिरवा है कि नहीं बोला? जिस प्रकार से यहाँ पे हल्का से इसे बना हुआ है, हम लोग का भी बना हुआ है इसे। देखिए बना हुआ है कि नहीं इसे? तो जिस प्रकार से शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से मानव का स्ट्रक्चर होता है। समझ लीजिए। अब कल बताए थे कि जो शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु बनता है कोशिका से। क्या? किससे? कोशिका से। यानी कि एक प्रकार का कोशिका होता है।
अब कोशिका डीएनए से मिलकर के शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु मिलकर के ये बनाता है क्या चीज आपका, शुक्राणु से ये मिल करके आपका बनता है अंग, और अंग सॉरी उत्तक। शुक्राणु एक प्रकार का कोशिका है, तो कोशिका से मिलकर के बनते हैं उत्तक, कोशिका से मिलकर के बनते हैं क्या चीज, उत्तक, उत्तक से बनता है क्या चीज, अंग, और अंग से बनता है क्या चीज, शरीर, अंग से बनता है शरीर। बहुत सारे अंगों को मिला करके बना दिया जाता है शरीर। तो ये बात हमेशा याद रखना कि हम लोग शरीर बनने के पहले एक प्रकार के कौची थे, कोशिका थे। ज्यादा घमंड नहीं करना है, समझ गए, कि हम तो पूरा बलवान है, ये है वो है, बॉडी बिल्डर है, मार के ढिसुम ढासुम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इससे पहले हम लोग शरीर के पहले क्या थे, कोशिका थे, और कोशिका लास्ट में कोशिका में ही मिल जाते हैं हम लोग का। कोशिका खत्म, बॉडी डेड बॉडी हो जाता है। कोशिका जैसी आपका बॉडी में खत्म होगा, पूरा बॉडी हार्ड हो जाएगा। देखना कभी मरल आदमी के छू करके, समझ गया, जिंदा मछली को छू के देखना, मछलियां गुलगुल करेगा, समझ गया, और मरल का मछलिया के छू के देखना हार्ड लगता है, टाइट हो जाता है ना। उसी प्रकार से हम लोग का शरीर है, समझ गए ना, कि हम लोग का शरीर में जब तक सेल जीवित है हम लोग एकदम गुलगुला रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ गए। और जहिया सेल हम लोग के डेड हुआ, खत्म हुआ, ले लोटा मुंह चिहार के मर गए, ठीक ना, खत्म, ये हो जाता है। तो ये था शुक्राणु से रिलेटेड कुछ बातचीत। एक 5 नंबर में क्वेश्चन मिला, पूछता है बाबू कि शुक्राणु का संरचना और उसके भागों को वर्णन करे, ठीक ना, लिखने के लिए कहता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको बना ही लीजिएगा, बना लिए तो अच्छी बात है, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, सही हो जाएगा। चलिए तब हम लोग आगे बढ़े कि इतना ही तक छोड़ दे या जाए।